हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज 26 दिसंबर 2020 है। जो एमसीक्यू के हम 10 क्वेश्चंस डेली लाते हैं, डेली करंट अफेयर्स के, उसको लेकर मैं आया हूं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है, विच साइट हैज़ बीन एडेड एज ए 42nd रामसर साइट ऑफ इंडिया। तो 42nd रामसर साइट कौन सी साइट को बनाया गया है या कौन सी साइट बनी है? तो जो आपके ऑप्शंस हैं, पहला है सोकर लेक लद्दाख, दूसरा है लोनार लेक महाराष्ट्र, तीसरा है आसान बराज उत्तराखंड, चौथा है कंवर लेक बिहार। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सोकर लेक लद्दाख। ये 42वीं रामसर साइट बनी है इंडिया की, और ये लद्दाख की ये सेकंड रामसर साइट है। लद्दाख में कुल 2 रामसर साइट हो गई हैं, लद्दाख की ये सेकंड रामसर साइट है। उसके अलावा बात करें तो ये कौन से रीजन में है, तो ये लद्दाख के चांगथांग रीजन में स्थित है। लद्दाख के चांगथांग रीजन में ये स्थित है। ये जो सोकर है इसका मतलब होता है वाइट सॉल्ट इफ्लोरेसेंस। वाइट सॉल्ट इफ्लोरेसेंस इसका मतलब होता है कि जो सफ़ेद नमक से जो चमक आती है उसकी वजह से इसका लेक का नाम पड़ा है सोकर लेक। सोकर लेक की और ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनका एक स्टॉप ओवर है, मतलब कि जो सेंट्रल एशिया में जो बर्ड्स जा रही हैं उनका वहाँ यहाँ कुछ समय के लिए रुकती हैं, उसके बाद आगे जाती हैं। इसको A1 कैटेगरी की इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया IBA, A1 कैटेगरी का इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी इसको ये घोषित है, सोकर लेक है। जो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 42nd रामसर साइट है जो सोकर लेक लद्दाख में बनी, यानी भारत में अब टोटल 42 रामसर साइट्स हैं। रामसर आप जानते हो एक प्लेस है, उसमें रामसर कन्वेंशन शुरू हुआ था ईरान में, उसके नाम पर ये रामसर कन्वेंशन के नाम पर रामसर वेटलैंड्स घोषित किए जाते हैं। तो ये 42nd वेटलैंड साइट है सोकर लेक। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आकर रुकती हैं जो सेंट्रल एशिया में मूव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच रेलवे जोन, कौन सा रेलवे जोन हैज़ बिकम द फर्स्ट जोन टू यूज एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री EOTT सिस्टम। EOTT सिस्टम, एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम यूज करने वाला पहला रेलवे जोन कौन सा बना है? तो जो राइट आंसर है आपका है वो ऑप्शन डी ईस्ट कोस्ट रेलवे। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है वो आपका एंड ऑफ EOTT एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम यूज करने वाला पहला जोन बना है। जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है भुवनेश्वर ओडिशा में इसका हेडक्वार्टर है। EOTT का मतलब क्या है? EOTT का मतलब होता है, अगर ये टेक्नोलॉजी जब लग जाती है तो उसके बाद में ट्रेन है ना, बिना किसी गार्ड के या ब्रेक वैन्स के लगाए बिना ट्रेन चल सकती है, इजीली मूव कर सकती है इस टेक्निक के थ्रू। इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो भी लोको पायलट है या फिर लोकोमोटिव पायलट है वो एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सके, जो लास्ट वैगन है यानी आखिरी डब्बा जो है ट्रेन का वो और जो इंजन है उसके बीच में, ताकि उसको ये इंश्योर हो सके कि ट्रेन इज रनिंग एज ए सिंगल यूनिट। तो ट्रेन इज रनिंग एज ए सिंगल यूनिट, ये इंश्योर करने के लिए EOTT सिस्टम या टेक्निक का यूज़ किया जाता है, और ऐसा करने वाला ईस्ट कोस्ट रेलवे पहला जोन बना है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली श्री नवीन पटनायक जी को आप जानते हैं, CM है उड़ीसा के, अनाउंस्ड द प्लान ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम टू बी बिल्ट इन विच सिटी। तो इन्होंने अभी प्लान अनाउंस किया है कि वो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाएंगे। तो ये कौन सी सिटी में बनने जा रहा है या बनाने का प्लान किया गया है? तो आपके ऑप्शन है भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी राउरकेला सिटी में प्लान किया जा रहा है ये सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने का। आप ये भी जानते होंगे कि 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है उसको होस्ट करेगा
कौन? ओडिशा। ओडिशा होस्ट करने जा रहा है। तो ये वाला जो स्टेडियम बनने जा रहा है, प्लान किया जा रहा है कि ये स्टेडियम भी उस हॉकी में होने वाले मैचेस के ग्राउंड्स में या स्टेडियम्स में से एक होगा। अब इस स्टेडियम की बात कर लेते हैं। तो स्टेडियम होगा 20,000 सीटिंग कैपेसिटी का, 20,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। सीटिंग कैपेसिटी 20,000 सीटिंग कैपेसिटी होगी। 15 एकड़ में ये जो एरिया होगा इस ग्राउंड का वो होगा। इसके अलावा उड़ीसा के राउरकेला में बनेगा। उड़ीसा से आप जानते हो कि फेमस जो हमारे हॉकी कैप्टन दिलीप टर्के भी उड़ीसा से हैं। जो ये प्लेस है ये स्टेडियम की, ये कहाँ है तो कहाँ बनेगा, इसकी जब बात करते हैं तो ये है बीजू पटनायक। आप जानते हो कि ये श्री नवीन पटनायक के पिताजी रहे हैं, बीजू पटनायक, जो बीजू जनता दल के फाउंडर भी थे। बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस, उसमें बनेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उसके कैंपस में बनेगा ये जो लार्जेस्ट स्टेडियम जिसकी बात चल रही है। हॉकी से एक बात और कर लेते हैं। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उसको अभी हाल ही में रैंकिंग जारी की है। इसके बारे में डिटेल में आप जानने के लिए मेरा एक पिछला वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें भारत को 4th रैंक दी गई है। 4th रैंक पे भारत है मेंस कैटेगरी में। उसके अलावा मैं बात करूं, इसका जो हेडक्वार्टर है हॉकी फेडरेशन का वो है लॉसाने, स्विट्ज़रलैंड में। ओके, तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट हैं। नवीन पटनायक जी ने अभी घोषणा की लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बनाने की राउरकेला उड़ीसा में। बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में ये बनेगा। 20,000 की सीटिंग कैपेसिटी बताई जा रही है। करंटली भारत की जो हॉकी में रैंकिंग है वो है 4th है। 2023 का वर्ल्ड कप ओडिशा में होने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th क्वेश्चन है, रिसेंटली RBI हैज़ कैंसिल्ड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ विच बैंक। किस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस अभी RBI ने कैंसिल किया है? तो जो ऑप्शंस हैं वो हैं जयलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक या सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। तो जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का अभी इमीडिएट इफेक्ट से RBI ने बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो इसके रीज़न क्या है? रीज़न जानने से पहले मैं एक बात बता दूं, जो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोल्हापुर में। कोल्हापुर आप जानते हो कि महाराष्ट्र में है। कोल्हापुर में इसका है। इसके 2 रीज़न बेसिकली रहे हैं। पहला रीज़न जो रहा है वो तो ये है कि बैंक की जो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे क्या हो रहा है कि बैंक के करंट जो इंटरेस्ट है उनको अफेक्ट पड़ रहा है और जो फ्यूचर डिपॉजिटर्स है उनको अफेक्ट पड़ रहा है। तो करंट एक्टिविटीज़ लीडिंग टू अफेक्ट, करंट एक्टिविटीज़ जो अफेक्ट कर रही हैं वो इंटरेस्ट ऑफ बैंक्स करंट एंड फ्यूचर डिपॉजिटर्स। वर्तमान और जो भविष्य के डिपॉजिटर्स हैं उस पे उसकी एक्टिविटीज़ उस पे अफेक्ट कर रही हैं। सेकंड, जो RBI ने देखा कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 2 क्वार्टर्स में जो इसकी नेटवर्थ है वो जो रिक्वायरमेंट नेटवर्थ की मिनिमम उसको ब्रीच कर रही हैं। तो ब्रीच नेटवर्थ रिक्वायरमेंट इन 2 क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर में ऐसा हुआ है कि नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट को ब्रीच किया गया है। इसलिए सुभद्रा लोकल एरिया बैंक जिसका मुख्यालय कोल्हापुर महाराष्ट्र में है उसकी बैंकिंग लाइसेंस को इमीडिएट इफेक्ट के साथ कैंसिल कर दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया। रोमानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्लोरेन सीटू। फ्लोरेन सीटू को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है रोमानिया का। फ्लोरेन सीटू नेशनल लिबरल पार्टी से आते हैं। नेशनल लिबरल पार्टी से आते हैं। ये पहले खुद भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड फाइनेंस यानी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें तो रोमानिया के जो
करंटली जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं क्लाउस योहानिस प्रेसिडेंट हैं। करेंसी की बात करूं मैं रोमानिया की, तो रोमानियन ल्यू है। और जो कैपिटल है वो है बुखारेस्ट कैपिटल है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। इस रोमानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं फ्लोरेंस सिटू, प्रेसिडेंट क्लाउस योहानिस हैं, कैपिटल इनकी बुखारेस्ट है और करेंसी रोमानियन ल्यू है। आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है थावरचंद गहलोत ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप to identify and geotag the data of insanitary latrines and manual scavengers across the country। पूरे कंट्री में जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं यानी जो मैला ढोने वाले लोग हैं हमारे, उसके अलावा जो इनसैनिटरी लैट्रिन्स हैं, जो अस्वच्छ लैट्रिन्स हैं, उनको लोकेट करना और उनको जियो टैग करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वच्छता अभियान ऐप इस मोबाइल ऐप का नाम है। इस मोबाइल ऐप का जो मेन एम है वो यही है, जो क्वेश्चन में भी दे रखा, टू आइडेंटिफाई एंड जियो टैग द डेटा ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स एंड मैनुअल स्कैवेंजर्स। जो भी कंट्री में जो भी इनसैनिटरी लैट्रिन्स हैं और या मैनुअल जो मैला ढोने वाले लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनकी लोकेशन को जियो टैग किया जाएगा और इसके बाद में उन लैट्रिन्स को सैनिटाइज या सैनिटरी लैट्रिन्स में रिप्लेस किया जाएगा और जो मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं हमारे, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा और दूसरे कामों में इनको लगाया जाएगा। इस ऐप को कौन यूज़ कर सकता है? तो जो भी एनजीओज़ हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जनरल पब्लिक है, वो इसमें डिटेल्स अपलोड कर सकती हैं इसके संबंध में, जो इनसैनिटरी लैट्रिन्स और मैंने मैनुअल स्कैवेंजर्स की बात की थी। तो ये इसका मेन एम है। आप ये भी जानते हो कि 2013 का एक एक्ट है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोहिबिट करता है। उसका नाम है, उस एक्ट का जो नाम है वो ये है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग या मैला ढोने वाले, यानी कि जो हम देखते हैं कि गटर में अंदर घुसकर और वो कचरा साफ करते हैं या मैला ढोते हैं, वो उन लोगों को उस एक्ट पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसी के तहत एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। ऐप का नाम है स्वच्छता अभियान ऐप। ये जियो टैग करेगा, आइडेंटिफाई करेगा जो भी इनसैनिटरी लैट्रिन्स और मैनुअल स्कैवेंजर्स को है और उनको रिहेबिलिटेट और रिप्लेस करेगा इनसैनिटरी लैट्रिन्स को सैनिटरी लैट्रिन्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेशनल गुड गवर्नेंस डे। तो नेशनल गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 25 दिसंबर को नेशनल गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। किन की याद में? आप ये जानते हो कि 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी। इसके उपलक्ष्य में इसको नेशनल गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे 3 टर्म्स के लिए पीएम रहे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी याद में, उनकी जन्मदिन है 25 दिसंबर को, उसकी याद में इसको मनाया जाता है। इस साल नेशनल गुड गवर्नेंस डे का 7th एडिशन था। ये जो स्टार्ट की बात करें तो ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। 25 दिसंबर 2014 को पहला नेशनल गुड गवर्नेंस डे मनाया गया। उसके बाद से इसको लगातार मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ओडिशा हैज़ लॉन्च्ड ओडिशा कैरियर पोर्टल फॉर स्टूडेंट्स के लिए एक ओडिशा कैरियर पोर्टल ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया है। ये किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो जो आपके ऑप्शंस हैं, एलन करियर इंस्टीट्यूट, बी यूनिसेफ, सी IMF, 4th है फिटजी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यूनिसेफ के सहयोग से ओडिशा सरकार ने ओडिशा करियर पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? एम जो है इस पोर्टल का वो है
सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको करियर के प्रति जागरूक किया जाए। उनको जब उनकी युवा अवस्था होती है, एडोलेसेंट एज होती है, तो ही उन्हें फ्यूचर करियर के बारे में एक्सपर्ट एडवाइस दी जा सके। एक्सपर्ट एडवाइस फॉर फ्यूचर करियर टू एडोलेसेंट्स। ठीक है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी करियर के बारे में, कैसी कॉलेज आपको चुननी चाहिए, कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको जाना आपके लिए अच्छा रहेगा, वोकेशनल कोर्सेज के बारे में जानकारी दी जाएगी, कोई एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इन्फो किस किस के बारे में दी जाएगी, करियर, दूसरा कॉलेजेस, प्रोफेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज जो कि स्किल से रिलेटेड होते हैं, आप जानते हो। उसके अलावा मैं बताऊं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और स्कॉलरशिप्स, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ओडिशा कैरियर पोर्टल ओडिशा सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया है, लॉन्च किया है। तो इसमें करियर, कॉलेजेस, वोकेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में यंग बच्चों को फ्यूचर करियर एडवाइस दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 विल बी होस्टेड बाई। तो 2023 में जो अंडर 20 वर्ल्ड कप होगा वो कौन होस्ट करेगा? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 2023 का अंडर 20 का फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। इसको एक बात से और समझ सकते हैं, 2021 में 2 वर्ल्ड कप्स होने थे, अंडर 20 का और अंडर 17 का। अंडर 20 का वर्ल्ड कप इंडोनेशिया में होना था और अंडर 17 का वर्ल्ड कप पेरू में होना था। बट कोविड-19 की वजह से इन दोनों वर्ल्ड कप्स को पोस्टपोन कर दिया है फीफा द्वारा। पोस्टपोन करने के बाद में वेन्यू इन दोनों का चेंज नहीं किया है, बट होने ये 2023 में है। तो इंडोनेशिया वाला वर्ल्ड कप जो है अंडर 20 वो 2023 में होगा और अंडर 17 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा पेरू 2023 में ही। इसके अलावा मैं बात करूं फीफा की, तो फीफा ने अभी अभी रैंकिंग जारी करी है मेंस और विमेन कैटेगरी में। तो फीफा की जो मेंस कैटेगरी में रैंकिंग में टीम्स हैं, फर्स्ट रैंक पे बेल्जियम, सेकंड पे फ्रांस है और 104th पे इंडिया है। विमेन कैटेगरी में बात करूं, फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे जर्मनी और हम हैं यानी इंडिया है 53rd पे, यानी 53rd पे इंडिया है। तो इंडिया 53rd पे है विमेन कैटेगरी में। मेंस कैटेगरी में 104th रैंक पे है। और क्या बात कर सकते हैं फीफा की, तो फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो फीफा के जो प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। पिछले वीडियोज़ में भी मैंने ये बात बताई है। हेडक्वार्टर जो है फीफा का वो है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है फीफा का। तो ये है 2023 का अंडर 20 वर्ल्ड कप इंडोनेशिया में होगा, अंडर 17 पेरू में होगा। कोविड की वजह से 2021 में ये होने थे बट पोस्टपोन कर दिए गए हैं, वेन्यू इनका चेंज नहीं किया गया है, बट ये 2023 में होंगे दोनों अंडर 20 एंड अंडर 17 वर्ल्ड कप। फीफा की रैंकिंग की बात मैंने की, भारत 104 रैंक पर है मेंस कैटेगरी में और विमेन कैटेगरी में 53rd रैंक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो Recently, with which country India has signed an MOU to boost the cooperation in the steel sector? स्टील सेक्टर में कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU किया है? तो जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, जापान के साथ भारत ने MOU किया है। इसको कहा जा रहा है इंडिया जापान स्टील डायलॉग। इसका एम क्या है? कॉपरेशन को बढ़ावा मिले, साथ में भारत का जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज इम्प्रूवमेंट मिले। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टील सेक्टर, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूवमेंट मिले। एक बात और बता दी जाए इसमें, इंडिया और जापान
अब ये इन्होंने कोलैबोरेशन किया है या कॉपरेशन किया है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि 2019 के वर्ष में जो हाईएस्ट या लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थे उसमें भारत सेकंड रैंक पे रहा है और जापान थर्ड रैंक पे रहा है। यानी सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीज़ के बीच ये कॉपरेशन है। इसके अलावा मैं एक और बात कर दूं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है, तो वो हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील है। तो ये आज की टोटल एमसीक्यूज थे जो डेली हम लेकर आते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।